ठीक है. So we are gonna start our discussion with Office of Profit. ठीक है. अब एक्चुअली में ये है क्या? What exactly is Office of Profit? इसमें कैसा है पता है क्या? मान लो देयर इज़ अ कंपनी. ठीक है. एक कंपनी है. उस कंपनी का देयर इज़ अ बॉस एंड दैट बॉस अपॉइंट्स मी एज एन ऑडिटर. मेरे को ये एक ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करता है और ऑडिटर होने के मतलब मेरा काम है कि मैं बॉस को अकाउंटेबल होल्ड करूँ. राइट. ये मेरा काम होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है क्या? ये जो बॉस है ये कंपनी का बॉस है और क्योंकि ये कंपनी का बॉस है दिस गाय डिसाइड्स कि कौन अपॉइंट करे कौन अपॉइंट होगा. दिस गाय डिसाइड्स कि किसकी सैलरी कैसी होगी. इस कंडीशन में यानी कि मेरे को भी अपॉइंटमेंट इसने किया है, मेरी सैलरी भी यही डिसाइड कर रहा है. क्या मैं अपना काम एज एन ऑडिटर बराबर कर पाऊँगा? क्या मैं बॉस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर पाऊँगा? नो. आई वोंट बी एबल टू डू माई जॉब प्रॉपरली. आई वोंट बी एबल टू डू माई जॉब प्रॉपरली. आई वोंट बी एबल टू डू माई जॉब प्रॉपरली. सबसे बेस्ट थिंग वुड बी कि आई शुड रिज़ाइन फ्रॉम दिस या आई शुड बी डिसक्वालीफाइड. आई शुड बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम दिस पोजीशन क्योंकि मैं अपना काम आई शुड बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम दिस पोजीशन. वाई? बिकॉज मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ ना. ठीक है. मेरे को इस पोजीशन से अपने आप को हटा देना चाहिए. आई शुड डिसक्वालीफाई. आई शुड बी डिसक्वालीफाई क्योंकि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को फेयर होना पड़ेगा और मेरे को किसी चीज़ का फेवर नहीं लेना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन इस केस में ना मैं फेयर हूँ और ना ही मैं फेवर नहीं ले सकता हूँ. दोनों चीज़ मेरे को लेनी पड़ रही है. ठीक है. इसी लॉजिक को इम्प्लाई करो लोकसभा या कहीं पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. मान लो ये हाउस है. ठीक है. इसमें सरकार होती है. ठीक है. गवर्नमेंट है यानी कि एग्जीक्यूटिव है. इस एग्जीक्यूटिव ने एक पोजीशन रखी है जिसमें वो लेजिस्लेटर को अपॉइंट कर रहा है. लेजिस्लेटर यानी कौन? एमपी और एमएलए. ठीक है. ये एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबल होल्ड करने का काम लेजिस्लेचर का है. लेकिन तुम सोचो द गवर्नमेंट इज़ द वन दैट इज़ डिसाइडिंग कि अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए. इस केस में भी लेजिस्लेचर अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पाएगा. तो अगर कोई ऐसा पोजीशन लेजिस्लेचर एमपी एमएलए ने होल्ड किया है जो गवर्नमेंट ने बनाई है और इसकी वजह से वो अपना काम फ्री और फेयर मैनर में नहीं कर पाएगा. फ्री फेयर मैनर में नहीं कर पाएगा तो उस ऑफिस को आप बोलते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर इट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे अगर किसी एमपी एमएलए ने ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है तो सबसे बेस्ट थिंग इज़ कि डिस्क्वालीफाई हिम और हर. ठीक है. डिस्क्वालीफाई कर दो क्योंकि वो अपना काम एज ए लेजिस्लेचर अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना है और जो कि वो कर नहीं पा रहा है. आई होप दिस वॉज क्लियर. ठीक है. नाउ द थिंग इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज मेंशन नोवेयर. ये ऑफिस जो है जिसको आप तब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ डिफाइंड नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसको डिफ़ाइन ही नहीं किया गया है. दिस इज़ नॉट डिफाइंड. इसके वजह से ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफ़ाइन किया गया ना इसको रोपा में. रोपा इज़ व्हाट? रोपा 1951 इज़ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 दोनों ही जगह पे नहीं दिया गया है। तो अब आपको अगर इसका डिफिनीशन या समझना पड़ेगा, जब डिफाइन ही नहीं किया गया है तो यू इन्फेयर इट। तुम किसी ना किसी को बोलोगे ना कि बताओ हमको इस कौन सी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कोई ऑफिस ज्वाइन किया और वो मेंशन ही नहीं है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं, मेरे को पता ही नहीं, और मैंने एज ए लेजिस्लेचर, मैं एक एमपी हूँ, मैंने कोई ऑफिस ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट द्वारा बनाए, मुझे पता ही नहीं है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी लाइक रॉन्ग सिचुएशन, क्योंकि मैं उसके लिए निकाला जा सकता हूँ, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता हूँ। इसके लिए बताना कि काम कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है 3 जन पे दिया गया है। एक कोर्ट्स पे डाला गया है, एक इलेक्शन कमीशन बता सकता है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 लोग डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। और एक बार अगर इन कोई ऑफिस को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसके अंदर का बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो 2 जन होल्ड कर सकते हैं ना, एमपी भी और एमएलए भी। मान लो कोई एमपी है, उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है कोई, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का आर्टिकल कौन सा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो लिखा होगा कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। डिफाइन नहीं किया, मैंने बोला डिस्क्वालिफिकेशन होगा अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन करता है, तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो दैट इज़ रिटन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये एमपीज़ के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, वैसे उसी तरह कोई एमएलए ने अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन का कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न है, तो याद रखना वो आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब प्रेशर ना 2 ही तरीके के होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। प्रेशर या तो मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ कि देयर इज़ अ प्रेशर, तो 2 तरीके का प्रेशर हो सकता है और दोनों में इक्वल प्रेशर लगता है। एक होता है आयरन का प्रेशर, एक होता है गोल्ड का प्रेशर। आयरन का प्रेशर इज़ बेसिकली फियर। तुमने मेरे को डरा के प्रेशर जनरेट किया हुआ है कि भाई साहब तुम नहीं करोगे, तब तो तुम गए। उसी तरफ एक दूसरा है गोल्ड का प्रेशर इज़ फेवर का प्रेशर। फेवर के प्रेशर का मतलब तुम डरोगे कि अरे यार अगर मैंने ये नहीं किया तो इन लोग का फेवर मेरे से हट जाएगा। ये दोनों ही केस में या तो तुम फियर में काम करोगे या तो तुम फेवर में काम करोगे, प्रेशर इक्वल है। ठीक है, ये याद रखना। अब एज आई सेड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। इसको इंटरप्रेट किया जाता है कोर्ट वगैरह द्वारा। ठीक है, ये क्यों तुमको फियर और फेवर लगा हुआ है, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुमको नहीं पता है भाई साहब कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और कौन सा नहीं है। जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, इसको जब डिफाइन ही नहीं किया गया है तब तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, क्योंकि नाउ दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और ये एक बार इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, मतलब कि इसमें सब्जेक्टिविटी का चांस है। दिस इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ ओपन टू सब्जेक्टिविटी। किसी कोर्ट के लिए रहेगा कि हाँ ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, प्रेसिडेंट की नज़र में होगा कि नहीं है। और इसी तरह इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। मान लो मैं एक अपोजिशन का एमपी हूँ और मैंने गवर्नमेंट की कोई पोजीशन को होल्ड की है, ठीक है, तो मेरे को लोग उससे निकाल सकते हैं डिस्क्वालीफाई करके कि अरे ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइन ही नहीं है ना कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ये कोर्ट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा गया, तो देयर कैन बी चांसेस। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने बोला
कि यार एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ लॉ, क्योंकि डिफाइन नहीं है, लेट्स मेक अ लॉ, लेट्स मेक अ लॉ। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम लॉ बना रहे हो तो तुमको उसमें लिख देना चाहिए था बेसिकली कि हाँ एक लॉ बनाया, उसके अंदर लिखना था कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। हमने क्या किया, इसका उल्टा किया। हमने जो लॉ बनाया ना उसमें ये नहीं लिखा कि कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, हमने ये लिख दिया उसमें कि कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बेसिकली हमने उसमें लिख दिया कि ये जो ऑफिस के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम disqualification, they are exempted from disqualification on the grounds from office of profit। बेसिकली हमको चाहिए था कि इसमें ये लिखना था कि हाँ जो ये ऑफिस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। पार्लियामेंट ने उल्टा ही कर दिया, ये लिख दिया कि जो इसमें है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई दे कंफ्यूज्ड इट वेरी मच। ठीक है, अगर इस लॉ में अगर तुम्हारा कोई ऑफिस है, तुमने होल्ड किया और उसका नाम इस लॉ में है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तुमको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये लॉ क्या बताता है कि विच ऑफिस वुड नॉट डिस्क्वालीफाई, विच ऑफिस वुड नॉट डिस्क्वालीफाई। कौन सा, एक मिनट है, विच ऑफिस वुड नॉट डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अब इस लॉ का नाम क्या है, जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, तो इस लॉ का नाम है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ठीक है, ये लॉ का नाम याद रखना। इस लॉ के अंदर अगर तुमने कोई ऑफिस होल्ड किया है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा और तुमको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब द फनी थिंग हैपेंड वंस, जब मैडम जया बच्चन, शी इज़ अ MP, यू गाइस आर अवेयर ऑफ दिस आई गेस। तो ये जया बच्चन एक ऑफिस होल्ड करती थी, यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, इफ़ आई कैन रिकलेक्ट प्रॉपरली, यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, और ये वाले लिस्ट में उसका नाम था नहीं। जया बच्चन को इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जया बच्चन मैडम वेंट एंड शी चैलेंज्ड डिस्क्वालिफिकेशन इन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और ये बोला कि सर मेरे को ये जो पोजीशन है, जो ऑफिस मैंने होल्ड किया है, इधर से मेरे को कुछ पैसा वैसा नहीं आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली नॉन पेक्यूनरी, मुझे कोई पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मुझे क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैडम मानते हैं कि कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई ऑफिस है जिससे आने के चांसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड कि हम मानते हैं आपको कोई पैसा वैसा नहीं आ रहा है, लेकिन नॉन पेक्यूनरी है, लेकिन इफ़ देयर इज़ चांसेस कि यू कैन गेट मनी, इफ़ रिसीवेबल है, इफ़ रिसीवेबल है मतलब चांस भी है कि तुम वो ऑफिस में हो, उससे पैसा कमा सकते हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये बोल के इनका जजमेंट आया एंड दिस केस बिकम जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। आई होप दिस इज क्लियर। अब इससे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और हुई थी कि जया बच्चन के केस से जस्ट पहले 2005 में भी एक केस हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए यानी यूपीए, यूपीआई नहीं, यूपीए मतलब बेसिकली
कांग्रेस पार्टी और उनका जो भी अलायंस है, उसकी मेंबर सोनिया गांधी, इन्होंने एक पोजीशन होल्ड किया हुआ था मैडम ने। शी वॉज चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। शी वॉज चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन थी, और लोगों को अपोजिशन मेंबर इस पे ध्यान दिए। एक दिन अपोजिशन मेंबर्स का, उनकी तो सरकार थी सोनिया गांधी इन लोग की, एक दिन अपोजिशन लोगों का ये ध्यान गया कि अरे मैडम तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन है। फिर इन लोग ने देखा कि ओके, क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है? तो इनको पता चला कि यार वो लिस्ट में तो इसका नाम नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ नॉट इन द लिस्ट। इसका मतलब सोनिया गांधी मैडम को आप निकाल सकते हो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के अंदर। तो अपोजिशन जैसे ही ये चीज़ की तिगड़म लगा रहा था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1958, ठीक है। अपोजिशन को जैसे ही पता चला कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की लिस्ट में नहीं है, मतलब ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये पता चलते ही सोनिया गांधी को ये समझ गया कि अरे हाँ, सोनिया गांधी को भी ये भड़क लग गई थी कि हाँ, अपोजिशन तैयारी में है कि मेरे को डिस्क्वालीफाई करा देगा। तो शी डिड व्हाट, शी रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। शी रिजाइंड फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैडम को ये भी रियलाइज़ हुआ कि अरे सिर्फ मैंने ऐसे ऑफिस नहीं होल्ड किए हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, बहुत सारे इनके यूपीए गवर्नमेंट के लेजिस्लेटर ने ऐसे ऑफिसेज होल्ड किए थे जो लिस्ट में नहीं थे। मतलब कि आप चाहो तो पूरे के पूरे लेजिस्लेचर्स को निकाल सकते हो। इसके लिए शी डिड व्हाट, शी मतलब कांग्रेस पार्टी उस टाइम की गवर्नमेंट डिड व्हाट, इन्होंने अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में, अमेंडमेंट किया 2006 में, और इसमें इन्होंने ऐड किया 96 ऑफिसेस को, 96 ऑफिसेज एडेड, ठीक है। मतलब 96 पोजीशन को ऐड किया गया बचाने के लिए। इनके जो लेजिस्लेचर्स ने होल्ड किया था उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड किया, प्रोटेक्ट देयर legislator. Now on the face of it, it looks very normal, but actually if you see it, it is slap on the face of democracy guys. ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के पास पावर है करने का, हाँ है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी पावर मिसयूज़ कर रहा है। इफ़ यू आर सेइंग गवर्नमेंट अपनी पावर मिसयूज़ कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप, ये क्या बात है कि आपके कुछ एमपीज़ हैं, कुछ है, इन्होंने होल्ड किया है कुछ पोजीशन, और आप वो पोजीशन को बचाने के लिए उनके, आप उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट से बचाने के लिए उसमें डाल दे रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको निकाल देना चाहिए था, ठीक है। अब एक्चुअली में इस चीज़ की बात ना बहुत पहले एक केस में हो चुकी थी कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं, आप पहले ही पता कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज अ केस जिसको हम बोलते हैं गुरु गोविंद बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल, शंकरी प्रसाद घोषाल 1963, ठीक है। गुरु गोविंद बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल 1963। इसमें कोर्ट्स ने बोल दिया था कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इज़ बेस्ड ऑन, आपको पता करना है तो एक टेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट में, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट करते टाइम ही डिसाइड कर सकते हो
अब टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? सिंपल है, आपको बस इतना देखना है कि अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी क्या सरकार है? ओके है। अगर सरकार है तो वो जो भी ऑफिस बना रही है और उसमें अपॉइंट कर रही है वो ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। दिस इज टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब हमको ये आया कि एक बात बताओ, हम बार बार प्रॉब्लम में हो जा रहे हैं क्योंकि डिफाइन नहीं है। ये तो केस में बोला था कि भाई टेस्ट अपॉइंटमेंट पे ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। नहीं, अगर गवर्नमेंट वो ऑफिस को अपॉइंट कर रही है मेंबर्स को तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। अब प्रॉब्लम इज़ कि हम तो ये ले लिए ऑफिस, तुमको ये पता है इंडिया एडॉप्टेड दिस फ्रॉम वेयर? इंडिया ने ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? ये इंग्लैंड से लिया, ठीक है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से लिया, ठीक है। हम लोग ने, इंडिया ने पूरी जो भी चीज़ है अपनी इंग्लैंड से ली है, क्योंकि तुमको याद होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हम लोग ने इंग्लैंड से लिया हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब आपने पूरी इंग्लैंड से ली है तो हमने इंग्लैंड से ही पूछा कि भाई साहब आप ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन का लेके क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। हमने एक देख पाए कि ओके इंग्लैंड ने भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रखा है लेकिन वहाँ पे ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड जो लिस्ट बनाता है उसमें नाम लिखता है और उसमें ये लिखता है जो ये लिस्ट में नाम है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। हमारे इधर क्या है, नेगेटिव है ना, हम जो ये लिस्ट में नाम लिख रहे हैं बोल रहे हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। हमारे लिस्ट में एग्जेम्पशंस है, हमारे लिस्ट में क्या है, एग्जेम्पशंस है। इनके लिस्ट में दे आर एंडोर्सिंग कि भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अगर ये ज्वाइन किया तो तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो हमने पूछा सर आप लोग कैसे डील करते हो इस चीज़ से कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं। तो उन लोग ने बोला देखो वी डोंट वरी, अगर कोई नवा ऑफिस बना रही है गवर्नमेंट तो उसके शुरुआत में ही हम उसको बता देते हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। एट द आउटसेट व्हेन the government makes an office, when the government makes an office, शुरुआत में ही जब गवर्नमेंट एक ऑफिस बनाती है हम तब भी उसको एंडोर्स कर देते हैं, लेट्स राइट वी एंडोर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिटर्न और क्लियर। मतलब मैंने कोई नवा गवर्नमेंट का ऑफिस बनाया तो वो बन रहा है ऑफिस तब भी लिख देते हैं हम कि क्या ये ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। अब इसके बाद एक बार हमने लिख दिया, नाउ इफ़ यू ज्वाइन, अब कोई लेजिस्लेचर इसको ज्वाइन करेगा, नाउ इफ़ यू ज्वाइन इट्स योर रिस्क। अब तुमने ज्वाइन किया तो ये तुम्हारी रिस्क है, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दिस इज़ ब्रिलियंट। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं किया कि जब भी कोई ऑफिस बनेगा उसको बना दो, उसको लिख दो। ये लोग का आइडिया इज़ वेरी बेटर। आई पर्सनली फील वी शुड ऑल्सो बी डूइंग इट लाइक दैट, क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ जाते हो तो देर इज़ चांसेस ऑफ बीइंग मिस यूज। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हुआ कैसा था, वो जो 46 पोजीशन ऐड की गई थी ना, मैंने बताया था ना, ये अच्छा 96 लिख दिया मैंने, सॉरी 46, ठीक है। ये जब पोजीशन ऐड की अमेंडमेंट हुआ था तो ये अमेंडमेंट जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास साइन करने के लिए। उस टाइम प्रेसिडेंट साहब थे हमारे APJ अब्दुल कलाम सर। उन लोग ने आर्टिकल 111 के अंदर अपनी वीटो पावर यूज़ की और बिल को वापस भेज दिया, ठीक है, भेज दिया कि भाई ये तो गलत चीज़ हो रही है। नाउ व्हाई डिड प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर डिड इट, क्योंकि दिस इज़ वेरी बेसिस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। भाई तुम जो कर रहे हो, पार्लियामेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन ऐसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए ना कि अपने लेजिस्लेचर को बचाने के लिए आप कर रहे हो। दिस इज़ वेरी बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। आज तुमने 46 पोजीशन की, कल क्या पता 5000 पोजीशंस ऐड कर दो, 6000 कर दो, तब क्या, ये तो गलत है ना। दिस इज़ द क्वेश्चन। एक प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दिया था पार्लियामेंट को ये बिल, ठीक है।
ही सेंडेड द बिल बैक टू पार्लियामेंट, लेकिन एक ही बार यूज़ कर सकते हैं ना। पार्लियामेंट ने बिल को वापस भेज दिया प्रेसिडेंट साहब को, और दूसरे बार जब आता है तो प्रेसिडेंट साहब को गो अहेड देना पड़ता है। तो ऐसा सीन हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना। जस्ट अ स्मॉल आइडिया ऑन दिस थिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। नाउ हम लोग ने कुछ बात की हुई थी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे, ये हो गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ डन, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ नॉट कि क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है या कर सकती है, मतलब मेन क्वेश्चन इज़ क्या करना चाहिए। नहीं भाई, नहीं करना चाहिए, तुम पावर मिसयूज़ नहीं कर सकते, दैट्स अ क्लियर कट थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। नाउ वाई यू नीड पार्लियामेंट्री कमिटीज़, आई विल गिव यू सर्टन रीज़न। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। रीज़न नंबर वन क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एफिशिएंट होती है, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए पहला तो ये है कि आप इसको एफिशिएंसी के लिए रखते हो, क्योंकि मैंने बताया था भाई इतने सारे अमेंडमेंट सबको देखना इज़ प्रैक्टिकली वेरी हार्ड, ठीक है। आप सोचो, टुडे देयर इज़ 545 मेंबर्स इन लोकसभा, करंट स्ट्रेंथ इज़ 550 और समथिंग, 245 इज़ राज्यसभा, लेकिन ये करंट स्ट्रेंथ है, इससे ऊपर जा सकता है। आप दोनों जगह पे इतना टाइम नहीं ले सकते ना डिस्कस करने के लिए बिल्स वगैरह का। सबसे बेटर चीज़ इज़ व्हाट, डिवाइड देम इनटू टीम्स, डिवाइड देम इनटू टीम्स। लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर उठाओ, उनको डिवाइड करो टीम में, डिवाइड करो वर्क को। याद है हमने देखा था कि कुछ 15 वहाँ से, 11 यहाँ से लेके फिर डिवाइड करके कमिटीज़ बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी, वो वाला हुआ। डिवाइड द वर्क, और फिर उसके बाद बहुत आसानी से वो कर देंगे। याद है साइंस एंड टेक का देखने वाली एक कमेटी वगैरह, ऐसा इट विल बी बेटर, ठीक है। इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ये एफिशिएंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। दिस इज़ एफिशिएंट, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया कि काम जल्दी होगा, कुछ अड़चन नहीं। आपने ग्रुप में बनाया, 3 ग्रुप लिया, जैसे अभी बजट का हमने देखा हुआ था, सारी चीज़ों का देखा था भाई, बहुत सारे पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं। अगर ये पूरे मेंबर्स लेके बैठेंगे तो होना इज़ वेरी हार्ड, हैक्टिक वर्क इट वुड बी। सबसे बेटर है कि डिवाइड कर दो काम को, एक कमेटी बनाओ साइंस एंड टेक वाली, उनको एक काम, एक एनवायरनमेंट वाली बना दो, एक कुछ और भी मतलब डील करने वाली ट्रांसपोर्ट वाले से, उसमें कुछ मेंबर यहाँ पे रखो लोकसभा राज्यसभा के, कुछ यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के, कुछ यहाँ पे लोकसभा और इनको बोलो कि तुम ये सेक्टर का देखो, काम हो जाएगा, डन एंड डस्टेड। एक रीज़न तो ये है। नाउ सेकेंड रीज़न नंबर 2, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती है ना, ये बिहाइंड डोर होती है। दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ that we are talking about is actually behind closed doors, is behind closed doors, देखिए क्लोज डोर्स कमेटी है। अब एक कमेटी कैसा होता है, इसी वजह से ये नॉन पार्टीशन काम कर सकती है। अगर कोई कमेटी आपने पार्टी का काम सामने से नहीं कर रही है, सामने कर रही है, वो अपने मतलब जैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग चलती है, यू सी देम, तो वो सामने चल रही है, तो नॉन पार्टीसन नहीं हो, पार्टीसन है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो दे कैन परफॉर्म इन अ नॉन पार्टीसन मैनर। मतलब कि ये लोगों को फिर पार्टी लाइंस पे नहीं, ये लोगों को एक्चुअल में क्या अच्छा है वो देखना पड़ेगा। मान लो देयर इज़ पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, ठीक है।
पर्सन ए इज़ फ्रॉम ऑरेंज पार्टी, पर्सन बी इज़ फ्रॉम ग्रीन पार्टी एंड पर्सन सी इज़ फ्रॉम वाइट पार्टी। ठीक है, अब पार्टी ए गवर्नमेंट में है, मान लेते हैं पार्टी ए की गवर्नमेंट है और पार्टी ए के किसी मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब पार्टी ए के सारे मेंबर्स को वो बिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने पार्टी बी के मेंबर को पूछा, पार्टी बी ने उसको अपोज किया एक्चुअली। ठीक है, पार्टी सी ने भी उसको सपोर्ट किया है क्योंकि पार्टी ए और पार्टी सी अलायंस में है। ठीक है, अब प्रॉब्लम इज़ व्हाट, मैंने जाके पार्टी ए के मेंबर को पूछा कि सच सच बता भाई, क्या तेरे को लग रहा है ये बिल सही है? तो पार्टी ए का मेंबर बोलेगा देख यार झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को लगता है कि ये बिल गलत है। तो मैं बोलूँगा अरे तो तूने सपोर्ट क्यों किया? तो बोलेगा भाई पार्टी का मामला है, नहीं करूँगा तो विप लग जाएगा, ये लग जाएगा। फिर मैंने पार्टी बी को बोला कि क्या लगता है तेरे को ये बिल सही है क्या? बोलता है देख बिल सही तो है। तो मैंने बोला तूने अपोज क्यों किया? तो उसने बोला पार्टी ने बोला इसलिए। तो जब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं उन लोग लोकसभा पे, तो इसको आप बोलते हो पार्टीसन, कि इन लोग को पार्टी को फेवर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाते हो तो ये क्लोज डोर होता है, मतलब किसको पता नहीं चलता, ये बिहाइंड द कर्टन होता है। उसमें वो अपनी एक्चुअली जो प्रॉब्लम है पार्टी ए का मेंबर वो बोल सकता है, वो अपने जो भी दुख दर्द है बाहर कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके लिए मैंने बोला कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है, नॉन पार्टीसन मैनर में होता है, पार्टी को नहीं, एक्चुअल में क्या सही है गलत है उसकी बातें कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इसमें भी दो कमिटीज़ के टाइप होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। एक को आप बोलते हो स्टैंडिंग कमेटी, वन इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये कमेटी वैसी कमेटी है जो हर टाइम रहती है, एवरी टाइम इट इज़ देयर। हम लोग ने पूरा हाउस का जब डिस्कस किया था तब इसके बारे में बात किया था। फिर एक कमेटी होती है जिसको आप बोलते हो एड हॉक कमिटीज़। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज़ आर देयर परमानेंटली, एड हॉक कमिटीज़ आर नॉट देयर परमानेंटली, दे आर देयर फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब कुछ काम से बनाई जाएगी फिर इसको रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ये स्पेसिफिकली दिस इज़ मेड फॉर पर्पस, किसी काम से बनाई जाती है और काम हो गया ख़त्म। स्टैंडिंग कमिटीज़ हमेशा रहती है। ठीक है, एड हॉक कमेटी के भी दो टाइप्स होते हैं, याद है आप लोग को? इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक और इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी बैठाने के लिए होती है, इंक्वायरी कमेटी हो गई। उसी तरह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की क्या बिजनेस होगा हाउस का हमने डील किया था उस लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि दो तरह की कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी इज़ वन दैट इज़ परमानेंट, एड हॉक कमेटी इज़ वन दैट इज़ टेम्पररी। इसमें दो याद रखो, इंक्वायरी और एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ठीक है, मैं स्टैंडिंग कमेटी के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एट दी एंड ऑफ दिस होल थिंग मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, वो रट लेना कि कौन सी कमेटी स्टैंडिंग है, कौन सी एड हॉक है, थोड़ा सा वो समझने के लिए। ठीक है, सो नाउ देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी में एक कमेटी की बात करते हैं, एक फाइनेंशियल कमेटी है जो स्टैंडिंग कमेटी है। नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये क्या काम करने के लिए डील हो रही है। फाइनेंशियल कमिटीज़ में है ये। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है। फाइनेंशियल कमेटी इज़ अ परमानेंट कमेटी, इसके अंदर तीन सब कमेटी है। जैसे कि एक को आप बोलते हो एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है, एस्टीमेट्स कमेटी इज़ बेसिकली देयर, इट इज़ इलेक्टेड बाय लोक सभा। दिस कमेटी इज़ इलेक्टेड बाय लोकसभा। सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वो लोग इलेक्ट करते हैं, एंड देयर इज़ टोटल 30 मेंबर्स, ये याद रखना।
ये एस्टिमेट्स को चेक करती है बेसिकली कि हाँ कितने का बजट का एस्टिमेट था, क्या था, सही है कि नहीं, वो चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए ये याद रखो, एस्टिमेट कमेटी इज़ द वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय लोकसभा। फिर एक होती है दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसको गूगल कर लेना, थोड़ा सा पढ़ते टाइम एक आइडिया मिल जाएगा, मैं बाद में तो कराऊंगा ही, बट यहाँ पे अभी समझने के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ अ जॉइंट कमेटी। ठीक है, पहले जो देखा आपने एस्टिमेट कमेटी वो टोटली लोकसभा से थी, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है दैट इज़ इलेक्टेड बाय बोथ। दिस इज़ इलेक्टेड बाय लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स कैसे होंगे, 7 + 15, ऐसे याद रखो। 7 मेंबर्स विल बी देयर फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 मेंबर्स देयर विल बी फ्रॉम लोकसभा। अरे सर लोकसभा में डबल क्यों, भूल गए क्या, लोकसभा का स्ट्रेंथ ज़्यादा है गाइस। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें, 22। 22 में से 7 राज्यसभा में से और 15 लोकसभा में से। फिर सी, ये सब फाइनेंशियल कमेटी है और दे आर स्टैंडिंग कमेटी, मतलब परमानेंट है। देन देयर इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। Now this committee is elected by whom? This committee is elected by again Lok Sabha plus राज्य सभा, दोनों से इलेक्टेड है। सेम 7 + 15, मतलब 22 मेंबर्स। आप समझ गए होगे, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा इज 2x सर, मतलब राज्यसभा का डबल है। ठीक है, इस वजह से। यहाँ तक क्लियर। ये फाइनेंशियल कमेटी के अंदर जो जो स्टैंडिंग कमेटी आती थी, दैट इज़ द पॉइंट। नाउ ये तो मैंने एक बता दी आपको, कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब मैं आपको याद है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बना रहा हूँ। एडवाइजरी कमेटी है तो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट परमानेंट, मतलब ये कौन सी हुई, ये एड हॉक हुई। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं सर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बच्चा 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स। ठीक है, इस कमेटी का कोई फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, दिस विल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड, नॉट फिक्स्ड। ये तब तक ऑफिस को कंटिन्यू करते हैं जब तक वापस से एक नवी नहीं बनाई जाए। मतलब एक बिजनेस ऑफ द हाउस, बजट सेशन वगैरह कैन कंटिन्यू इन ऑफिस टिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। इलेक्ट विलेक्ट नहीं होते, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करते हैं इनको। ठीक है, ये याद रखना। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस याद है, इंक्वायरी करने के लिए, ये भी वही है, एड हॉक कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, ये कोई मेंबर ने प्रिविलेज को ब्रीच किया तो उसके लिए, इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस, तब कितने मेंबर्स होते हैं वहाँ, 15। ठीक है, एज अ कन्वेंशन चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर उन लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, एज अ, मतलब स्पीकर ऑफ द, एज अ कन्वेंशन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दे विल अपॉइंट। ओके, जो भी इज़ द केस। ठीक है, आई होप यहाँ तक थिंग्स आर क्लियर कटेड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, अभी का इतना ही। आप लोग ये कवर कर लो पार्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।